हेलो एंड वेलकम टू अल्टीट्यूड आईएएस। हम लोग देख रहे हैं PYQs टू MCQs। इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखते हैं, उसकी एनालिसिस करते हैं, उसके आधार पे जो टॉपिक होते हैं उससे रिलेटेड नए MCQs देखते हैं। ये कॉलेजियम और जज के ट्रांसफ़र को लेकर के बहुत सारे न्यूज़ेज आए, हमने 4 को इसमें डाला है। कॉलेजियम क्लियर जजेस ट्रांसफ़र जो इलाहाबाद कोर्ट में जो दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया गया है यशवंत वर्मा को, जिनके यहाँ कैश कांड वाला जो मामला हुआ था अग्निकांड के साथ साथ। बार एसोसिएशन जो है जस्टिस वर्मा को के जजमेंट का रिव्यू चाहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ये करप्शन के आधार पे हो सकता है कि बहुत सारे जजमेंट दिए गए हो। उसी तरीके से पिटीशन FIR के लिए पिटीशन दिया गया है हाई कोर्ट जो जज हैं उसके ऊपर, ताकि उसके आधार पे जो है समझा जा सके कि करप्शन के इश्यूज़ क्या इसमें कितने इन्वॉल्व हैं। धनखड़ जी जो हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के ऊपर एक डिस्कशन किया विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ और JP नड्डा जो यूनियन मिनिस्टर हैं उनके साथ, और इसके आधार पे जो NJAC है उनका भी मामला उन्होंने उठाया है। तो चलिए हम लोग इसका थोड़ा सा न्यूज़ देखते हैं। कॉलेजियम ने जज के तबादले को मंजूरी दी है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सोमवार को जस्टिस यशवंत वर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट को स्थानांतरित करने की सिफारिश की। यह निर्णय 14 मार्च को उनके आवास पर जली हुई स्टॉक रूम में जली हुई मुद्रा के आरोपों के बाद आया है। 3 जजों की समिति जल्द ही आरोपों की गहन जांच करेगी, जिसका नेतृत्व CJI खन्ना कर रहे हैं। वर्मा जो है दिल्ली हाई कोर्ट में दूसरे वरिष्ठतम थे, किंतु इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनको 9वें स्थान पे डाला गया है और अभी जो है न्यायिक कार्य से उन्हें बाहर रहने के लिए भी बोला गया है। धनखड़ जी जो है न्यायिक जवाबदेहिता पर बैठक की। उन्होंने राज्यसभा अध्यक्ष धनखड़ जी ने सोमवार को JP नड्डा और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ न्यायिक जवाबदेहिता के विषय पर बैठक की। उन्होंने CJI द्वारा नियुक्त जांच पैनल के निष्कर्षों को तक प्रतीक्षा करने की बात कही है। धनखड़ ने NJAC अधिनियम 2014 के लगभग सर्वसम्मति समर्थन को याद किया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में रद्द कर दिया था। उन्होंने NJAC और न्यायिक जवाबदेहिता के पर चर्चा करने के लिए फ्लोर नेताओं के साथ भविष्य की बैठक बनाने की योजना भी बनाई है। बार एसोसिएशन ने जस्टिस वर्मा के फैसलों की समीक्षा की है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने सोमवार को यशवंत वर्मा जो जस्टिस हैं उनके सभी फैसलों की समीक्षा की मांग की है। वकील जो है 25 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल यानी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने वाले और भ्रष्टाचार आरोपों के बीच उनके तबादलों के खिलाफ है। वो बार एसोसिएशन जो है अध्यक्ष अनिल तिवारी ने वर्मा के बचाव को खारिज कर CBI और ED जांच की मांग की है। बार ने न्यायालय में भरोसा जताया, लेकिन जनता का विश्वास बहाल करने के लिए सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। हाईकोर्ट जज के आवास पर नकदी मिलने की जो मांग नकदी जो मिले हैं उनके कारण जो है FIR के लिए याचिका दायर की गई है और अधिवक्ता मैथ्यू J नेदुम्पारा द्वारा दायर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त 3 जज समिति अधिकार क्षेत्र को चुनौती उन्होंने दी है। याचिका में तर्क दिया है कि समिति के पास जांच का कानूनी अधिकार नहीं है, पुलिस को भारतीय न्याय संहिता के तहत जांच करनी चाहिए। यह 2010 के लंबित न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक को पुनर्जनन की मांग करती है, ताकि न्यायिक भ्रष्टाचार से निपटा जा सके। जजेस मतलब न्यायपालिका में ऐसा है, हर जगह तो जांच बहुत सारी एजेंसियां करती है, CBI ED करती है, अदर जहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी अपने हिसाब से या हाई कोर्ट भी अपने हिसाब से जांच पैनल बैठाती है। राज्य सरकार के अलग जांच पैनल होते हैं, केंद्र सरकार के अलग जांच पैनल होते हैं, लेकिन जब न्यायपालिका का मामला आता है तो न्यायपालिका में नियुक्ति से लेकर स्थानांतरण से लेकर के सारी प्रक्रिया न्यायपालिका के ही अधीन होती है। तो इसके अंतर्गत जो है ये सारी चीज़ें जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट को लेकर के NJAC आया था उसको भी न्यायपालिका ने खारिज किया। तो ये सारे चीज़ें जो है अपने आप में विवाद को उत्पन्न करते हैं। इस संदर्भ में हम लोग राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन NJAC की बात करेंगे। जो NJAC जो है एक संवैधानिक निकाय के रूप में प्रस्तावित किया गया था, जो कॉलेजियम प्रणाली की जगह सुप्रीम कोर्ट और
उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता, लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया और खारिज कर दिया। ये जो 99वां संविधान संशोधन के अधिनियम के द्वारा से 2014 में प्रस्तावित किया गया था और 2015 में सुप्रीम कोर्ट के चौथे न्यायाधीश मामले में इसे असंवैधानिक कर दिया गया। एनजेएसी क्यों प्रस्तावित किया गया था? तो कॉलेजियम व्यवस्था में जो पारदर्शिता की कमी है उसको ठीक करने के लिए किया गया था। न्यायिक नियुक्ति में सरकार की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए और जनता का विश्वास और न्यायिक सुधार करने के लिए ये अपॉइंटमेंट प्रोसेस लाया गया था। एनजीसी की संरचना क्या थी? इसमें 6 बॉडी ये मेंबर था। भारत के मुख्य न्यायाधीश अध्यक्ष होते इसके, 2 वरिष्ठतम सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश इसमें होने थे। उसके बाद विधि एवं न्याय मंत्री जो भी हैं, यानी कि कोर्ट की ओर से 1 तो न्यायाधीश हो गए और 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश, 1 सीजेआई और 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश हो गए। विधि मंत्री सरकार की ओर से 1 पर्सन हो गया, 2 प्रबुद्ध व्यक्ति जिसको प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के नेता द्वारा नामांकित किया जाता। तो ये एक तरीके से आप इसको कह सकते हैं पॉलिटिकल कम, आप जो भी कह सकते हैं। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये थी, ये 2 बॉडी यानी कि 2 4 और 2 6 पर्सन की बॉडी थी। लेकिन इसमें एक ये दिक्कत बताया जा रहा है कि कोई 2 सदस्य किसी भी सिफारिश को अस्वीकार, यानी कि वीटो पावर दिया गया किसी भी 2 व्यक्ति को। अगर थोड़ी देर के लिए हम ये मान लें कि जो मंत्री हैं विधि एवं न्याय मंत्री, उनके साथ अगर कोई एक प्रोमिनेंट व्यक्ति भी जुड़ जाता है तो किसी की भी अपॉइंटमेंट या सिफारिश को क्या किया जा सकता है? नल एंड वॉइड किया जा सकता है, जिसकी संभावनाएं काफ़ी बनी रहती हैं। एनजेएसी और कॉलेजियम व्यवस्था में अंतर क्या था? तो एनजेएसी में पूरी प्रक्रिया गोपनीय रहती है, कार्यपालिका की कोई भूमिका नहीं है, कोई बाहरी निगरानी नहीं होती। एनजेएसी के तहत न्यायिक, कार्यपालिका और प्रबुद्ध व्यक्ति शामिल होते हैं। अधिक पारदर्शिता और जवाबदेहिता होती है। न्यायिक नियुक्ति पर सरकारी निगरानी बनी रहती है और न्यायिक प्रणाली में जनता का अधिक विश्वास होता है। एनजेएसी को असंवैधानिक क्यों घोषित किया गया था? तो न्यायपालिका जो स्वतंत्रता है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता के उल्लंघन एक मामला बनाया गया था, जिसके कारण जो है इसको हस्तक्षेप के कारण न्यायपालिका की स्वतंत्रता को खतरा हो सकता है, इस आधार पर इसे असंवैधानिक घोषित किया गया था। मूल संरचना के खिलाफ बताया गया इसे। न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है जिसे बदला नहीं जा सकता। वीटो पावर, वीटो शक्ति विवाद, जो 2 सदस्यों को वीटो का प्रावधान दिया गया, वो न्यायिक नियुक्ति के लिए जोखिमपूर्ण माना गया। ये सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगता है एक स्टार टॉपिक के रूप में हो सकता है कि वीटो पावर जो दिया गया, वो वीटो पावर अगर 3+1 अगर हो जाता है तो फिर वीटो पावर की मुझे नहीं लगता, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि ये चीज़ें कई बार इशूज क्रिएट कर सकती थी वीटो पावर। उसके बाद जो है प्रबुद्ध व्यक्तियों की चयन प्रक्रिया अस्पष्ट थी। इसमें नियुक्ति जो है राजनीतिक हस्तक्षेप की संभावना इसमें बढ़ जाती है। एनजेएसी फैसले का प्रभाव क्या होगा? कॉलेजियम प्रणाली जो है बहाल हो गई। उसके बाद न्यायिक सुधारों पर बहस की चर्चा तेज हो गई। कार्यपालिका और न्यायपालिका में का जो टकराव है वो तनाव भी इस मामले को लेकर के बढ़ा था। क्या करना चाहिए? कॉलेजियम में पारदर्शिता बढ़ाना चाहिए, जो कि अभी ऑलरेडी इस प्रोसेस को किया जा रहा है। न्यायपालिका और सरकार की संतुलित भूमिका होनी चाहिए। न्यायिक स्वतंत्रता के मामले में न्यायिक स्वतंत्रता से समझौता किए बिना जो सरकार की भूमिका को बढ़ाया जा सकता है। स्पष्ट मानदंड के आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। इस प्रकार जो है एनजेएसी का उद्देश्य न्यायिक नियुक्तियों को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाना था, लेकिन इसे न्यायिक स्वतंत्रता के कारण इसे अस्वीकार कर दिया गया। न्यायिक सुधारों पर बहस जारी है और पारदर्शी और न्यायिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाए रखना भी आवश्यक है। अगला जो हमारा न्यूज़ है वो पेज नंबर 2 से है। बीजेडी जो है वो 27% रिजर्वेशन की मांग कर रही है ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। अब सोचिए, अब इसका अगर आप कैलकुलेशन दें, थोड़ा हम कैलकुलेशन इसका हम आपको बता देंगे। बीजेडी ने सोमवार को ओडिशा विधानसभा में व्यवधान डाला और नौकरियों में 27%, नौकरी और शिक्षा में 27% आरक्षण ओबीसी के लिए मांग करी है। ओडिशा में SC/ST की जो आबादी है वो लगभग 40% है और ओबीसी 54% है। फिर भी ओबीसी को आरक्षण नहीं मिला हुआ है शिक्षा में, और साथ ही साथ अगर आप नौकरियों की बात करें तो 11.2% ही आरक्षण उसे प्राप्त है। अब एक चीज़ यहाँ पे देखिए, विडंबना क्या है, EWS के तहत जो
ये पहले ये मामला हम समझ लेते हैं। तो ओबीसी आरक्षण जो है 1997 से 2007 तक 27% था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो 50% सीमा लगाई थी उसके बाद ये 11.25% हो गया। अब यहाँ समझने की बात यह है कि 54% जो जनसंख्या है उसके लिए तो 11.25% रिजर्वेशन है, लेकिन जो 16 से 17% जनसंख्या है ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत उसके लिए 10% रिजर्वेशन है ओडिशा के अंतर्गत। और ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है जो ओडिशा के लोगों को, ओडिशा के ओबीसी समुदाय को पता होना चाहिए, क्योंकि इसके माध्यम से जो रिप्रेजेंटेशन है वो कहीं ना कहीं कम, जबकि ये जो विवाद है उस विवाद को भी हम लोग देखेंगे एक बार। रिजर्वेशन भारत में जो शैक्षणिक संवैधानिक प्रावधान, सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों और केंद्रीय कानूनों द्वारा नियंत्रित होता है। रिजर्वेशन वर्तमान में 50% आरक्षण सीमा सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक इंदिरा साहनी केस के अनुसार लागू है। लेकिन इसमें एक चीज है कि अगर रिप्रेजेंटेशन कम हो तो आप क्या कर सकते हैं, इसको 50% के कैप को क्या कर सकते हैं, समाप्त भी कर सकते हैं। अब समझिए बात, 10% जो ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन मिला है तो ऑलरेडी 50% का कैप खत्म हो चुका है। लेकिन जो 54%, उसके अलावा जो 54% जनसंख्या है उसको मात्र 11.25% रिजर्वेशन है। और साथ ही साथ जो कैप खत्म होने के बावजूद भी इस रिजर्वेशन कैप को 27% नहीं किया गया है, ये अपने आप में एक बहुत ही विडंबनापूर्ण केस हो जाता है ओडिशा के मामले में। और भी मामले में इसमें हो सकते हैं और हम विचार भी कर रहे हैं कि रिजर्वेशन को लेकर के एक नया जो एक टॉपिक डिस्कशन भी हम लोग अलग से करेंगे। आरक्षण सीमा बदलने की प्रक्रिया क्या है, तो राज्य सरकार जो है प्रस्ताव लाती है। जो राज्य सरकार जो है विधानसभा में 50% से अधिक आरक्षण बढ़ाने के लिए एक विधेयक या प्रस्ताव पारित करती है। इसे बढ़ाने के लिए पिछड़ापन, जनसंख्या डेटा और सार्वजनिक सामाजिक आर्थिक स्थिति का औचित्य देना आवश्यक होता है। कानूनी और न्यायिक समीक्षा इसके अंतर्गत होती है। उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय इस प्रस्ताव की समीक्षा कर सकते हैं ताकि संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप हो। यदि 50% सीमा पार होती है तो अदालत इसे रद्द कर सकती है जब तक कि विशेष परिस्थिति न हो। और विशेष परिस्थिति क्या हो सकती है, जो प्रतिनिधित्व है, जैसे ओबीसी का प्रतिनिधित्व अगर ओडिशा की बात करें उसका प्रतिनिधित्व कितना कम है, ये इस आधार पे भी कैप को तोड़ा जा सकता है। और ऑलरेडी 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस के साथ ये कैप ऑलरेडी खत्म हो चुका है, तो अब ये मामला रह ही नहीं जाता 50% रिजर्वेशन का। राष्ट्रपति और केंद्र सरकार की स्वीकृति उसके बाद होती है। संविधान संशोधन मांग करके सीमा बढ़ाई जा सकती है। राष्ट्रपति जो उसके बाद आवश्यक स्वीकृति देते हैं। संवैधानिक संशोधन यदि आवश्यक हो तो, यदि राज्य अस्थायी बदलाव चाहता है तो संविधान संशोधन कर विधेयक को संसद में पारित करना आवश्यक हो जाता है। और 102वां और 105वां संविधान संशोधन राज्य सरकार को ओबीसी सूची पर अधिकार देने से संबंधित था। यदि चुनौती दी जाती से सर्वोच्च न्यायालय तय कर सकता है और इसकी सीमा को जो है कानूनी रूप से वैध या नहीं वैध है ये माना जा सकता है। मराठा आरक्षण केस 2021 और महाराष्ट्र में 16% कोटा असंवैधानिक घोषित किया गया क्योंकि यह 50% सीमा से अधिक था। लेकिन ईडब्ल्यूएस का जो केस था जो 10% का था वो भी 50% से सीमा उल्लंघन करता है, लेकिन उसको पास कर दिया गया, जबकि इसको लेकर के कोई सर्वे भी नहीं आया था, उसके बावजूद भी इसको पास किया गया था। चलिए अगला हम लोग देखते हैं पेज नंबर 3 पे। जो झारखंड गवर्नमेंट है वो कंडक्ट करेगी कास्ट सर्वे। ऐसे वहाँ के जो दीपक बिरुआ हैं उन्होंने ऐसा कहा है, जो मिनिस्टर हैं। सो झारखंड राज्य जल्द ही जाति सर्वे करेगी, मंत्री ने ऐसा कहा है। झारखंड सरकार को सोमवार को अगले वित्त वर्ष के लिए जाति सर्वे करने की घोषणा की गई है। मंत्री दीपक बरुआ ने विधानसभा में कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव के सवालों का जवाब दिया था और बिरुआ ने कहा है कि कार्मिक विभाग को जिम्मा सौंपा गया है और एजेंसियों से बातचीत चल रही है। उन्होंने अगले साल तेलंगाना और बिहार के मॉडल पर इसे पूरा करने का आश्वासन भी दिया है। जाति सर्वे क्या है, तो जाति सर्वे एक सामाजिक आर्थिक अध्ययन है जो जनसंख्या में विभिन्न जातियों पर डेटा एकत्र करने के लिए किया जाता है। भारत की जनगणना केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पर डेटा एकत्र करती है, जबकि जाति सर्वे अन्य पिछड़ा वर्ग जो है उसको भी शामिल करता है। भारत में जो भारतीय संविधान के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग का प्रावधान है वो देख लीजिए 15(4) और 15(5) शैक्षणिक उन्नति और सामाजिक उन्नति है।
जबकि अनुच्छेद 16(4) जो है सरकारी नौकरियों और पिछड़े वर्गों के आरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 340 जो है राष्ट्रपति की शक्ति और आयोग की नियुक्ति की बात करता है। तो 340 जो है राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच करने के लिए आयोग नियुक्त करने की शक्ति देता है। बाकी आपने ऑलरेडी देख रखा है। सिफारिश देख लीजिए। सरकारी आयोग जो है गवर्नमेंट कमीशन, उसका मंडल कमीशन ने ओबीसी को 27% रिजर्वेशन की बात की थी। काका कालेलकर समिति जो 1953 में ओबीसी की पहचान का पहला प्रयास किया था, और रोहिणी कमीशन 2017 में उन्होंने उपवर्गीकरण ओबीसी के भीतर उपवर्गीकरण कर जो है ताकि आरक्षण समान रूप से बांटे जा सके। हाल ही में किए गए जाति सर्वे की अगर बात करें तो बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 विस्तृत जाति जनगणना आधारित डेटा जारी करता है। कर्नाटक जाति जनगणना 2015 अब तक प्रकाशित नहीं हुई है। डेटा एकत्र किया गया है लेकिन आधिकारिक रूप से जारी नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान जो है अन्य राज्य जाति सर्वे का विचार कर रहे हैं। मुद्दे और चुनौतियों की बात करें तो राजनीतिक संवेदनशीलता एक बड़ा मुद्दा है। इसके तहत नए आरक्षण प्रावधानों और वोट बैंक की राजनीति पर प्रभाव डालेगा। ये डेटा गोपनीयता संबंधी चिंताएं हैं। जातिगत डेटा के दुरुपयोग की संभावनाएं हैं। कानून और संवैधानिक बहस है इसके तहत। क्या जाति आधारित सर्वेक्षण राज्यों द्वारा किया जाना चाहिए या केंद्र द्वारा? आगे पारदर्शी डेटा एकत्र कर सकते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय जाति जनगणना की जा सकती है और बावजूद मतभेद विरोधी नीतियां, मजबूत भेदभाव विरोधी नीतियां बनाई जा सकती है। और जाति सर्वेक्षण नीतियों के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक सामाजिक उपकरण है, इसीलिए इसे निष्पक्षता और समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है। अगला जो है हमारा पेज नंबर 6 पे है टीबी कंट्रोल को लेकर के। जैसा कि हमने कल टीबी कंट्रोल को लेकर के बहुत सारी न्यूज़ पे डिस्कस किया था, क्योंकि 24 मार्च जो है टीबी डे था इस कारण से। लेकिन एक नया टॉपिक आया है टीबी को लेकर के, डेयर टू एरा डी-टीबी इनिशिएटिव्स जो है उसके बारे में हम लोग इसमें चर्चा करने वाले हैं। तो 10,000 टीबी जीनोम नमूनों का अनुक्रमण पूरा किया गया है। डीबीटी यानी कि डेयर टू डी-टीबी कार्यक्रम के तहत 32,500 से 10,000 टीबी बैक्टीरिया नमूनों का अनुक्रमण किया गया है। 2022 में शुरू किया गया यह पहल ड्रग प्रतिरोधी टीबी और अद्वितीय जीनोम लक्षणों को समझने का लक्ष्य रखती है। और अनुक्रमित नमूनों में से 7% एकल दवा के प्रति प्रतिरोधी है और विश्व टीबी दिवस पर इसे बताया गया था। डेयर टू डी टीबी कार्यक्रम के बारे में देखें तो डेयर टू एरा डी टीबी कार्यक्रम भारतीय चिकित्सा अनुसंधान यानी ICMR के द्वारा शुरू किया गया एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसका लक्ष्य 2025 तक भारत से टीबी को समाप्त करना है। यह उन्नत तकनीक अनुसंधान के माध्यम से टीबी की पहचान, उपचार और रोकथाम पर केंद्रित है। लॉन्च किया गया ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, हिंदी में बोले तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। 2025 लक्ष्य है टीबी खत्म करने का भारत में। फोकस एरिया जो है वो प्राथमिक जांच, दवा प्रतिरोध प्रबंधन, वैक्सीन विकास, रोकथाम रणनीति आदि। डेयर टू एरा डी टीबी प्रोग्राम ये उन्नत नैदानिक परीक्षण, इसके तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टीबी पहचान और जेनेटिक अनुक्रमण जैसी तकनीक इसमें शामिल की गई है। वैक्सीन विकास भी इसके तहत शामिल है। दवा प्रतिरोध जो होता है उसकी निगरानी इसके तहत शामिल है। सामुदायिक भागीदारी, सार्वजनिक जागरूकता अभियान इसके तहत शामिल है। पोषण सहायता दी जाती है। निक्षय प्रोग्राम के तहत 500 रुपये प्रतिमाह मरीजों को। डिजिटल हेल्थ टूल्स जो है AI आधारित निगरानी प्रणाली का उपयोग किया जाता है। डेयर टू एरा टीबी प्रोग्राम का महत्व क्या है? यह दुनिया का सबसे अधिक टीबी रोगी वाला देश भारत है और भारत की टीबी अनुसंधान क्षमता को मजबूत करना इसका लक्ष्य है। WHO की एंटी टीबी रणनीति के अनुरूप है ये। टीबी उन्मूलन में चुनौतियां क्या है? दवा प्रतिरोध के मामले बढ़ते जा रहे हैं, देर से पहचान होती है, ज़्यादातर जागरूकता की कमी है इसको लेकर के, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है, खास करके ग्रामीण क्षेत्र में जांच और उपचार करने के लिए। डेयर टू एरा डी-टीबी के तहत के अलावा अन्य जो पहले हैं वो देख लीजिए। निक्षय मित्र पहल, जिसके तहत जो है नागरिकों और संगठनों को टीबी रोगियों की सहायता करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त टीबी उपचार किया जाता है।
और पीएम टीबी मुक्त अभियान के तहत 2025 तक टीबी उन्मूलन के लिए शुरू किया गया ये अभियान है। इस प्रकार जो है डेयर टू एरा डी टीबी 2025 भारत को टीबी मुक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसमें अनुसंधान, जांच और वैक्सीन पर जोर दिया गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार जो है स्वास्थ्य क्षेत्र और समाज के बीच सहयोग आवश्यक है। 2019 का एक क्वेश्चन है जो आपको दिया गया है, एनजेएसी से संबंधित है ये। तो पहला स्टेटमेंट पढ़िए, भारतीय संविधान 44 में संशोधन ने एक अनुच्छेद प्रस्तुत किया जिसे प्रधानमंत्री के चुनाव को न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया है। ऐसा कुछ नहीं है, पहला गलत है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के 99वें संशोधन को न्यायिक की स्वतंत्रता का उल्लंघन करने वाला मानकर रद्द कर दिया। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। ये चौथा जज मामला था, उसमें वास्तव में इसे खत्म कर दिया गया। तो संविधान 44वां संशोधन अधिनियम 1978 में प्रधानमंत्री के चुनाव को न्यायिक समीक्षा से बाहर करने का कोई प्रावधान प्रस्तुत नहीं किया गया था, बल्कि 39वें संविधान संशोधन 1975 में आपातकाल के दौरान चुनावों पर न्यायिक समीक्षा को सीमित करने वाला प्रावधान समाप्त किया गया था। 44वां संशोधन की बात करें तो सबसे पहले 42वां संविधान संशोधन देखते हैं। 1976 में आपातकालीन प्रावधानों को समाप्त किया गया। इसके तहत जो 42वां संविधान संशोधन के तहत आया था, 39वें संविधान संशोधन को पलटते हुए चुनाव पर न्यायिक समीक्षा को बहाल किया गया। सुनिश्चित किया गया कि कार्यपालिका द्वारा मौलिक अधिकारों को आसानी से सीमित नहीं किया जा सके। और 99वें संविधान संशोधन अधिनियम 2014 की बात करें, इन्होंने कॉलेजियम प्रणाली को हटाकर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में इसे चौथे न्यायाधीश मामले में न्यायिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के कारण रद्द कर दिया गया था। तो एनजीएसी के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी प्राप्त करते हैं। आपको विचार करना है निम्नलिखित पे। एनजीएसी को 99वें संविधान संशोधन अधिनियम 2014 के माध्यम से स्थापित किया गया था, ये बिल्कुल सही है। एनजीएसी में भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठ न्यायाधीश, कानून मंत्री और 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल हैं, ये भी सही है। एनजीएसी में कोई भी सदस्य किसी न्यायपालिका की नियुक्ति की सिफारिश को अस्वीकार कर सकते हैं। कोई भी सदस्य नहीं कर सकते, जब 2 सदस्य मिलेंगे तभी कर सकते हैं। तो पहला और दूसरा सही है, जबकि तीसरा गलत है। तीसरा गलत क्यों है? क्योंकि एनजीएसी में वीटो की शक्ति तो है, लेकिन ये किसी भी 2 सदस्य को है, एक व्यक्ति इस तरीके की सिफारिश नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर के भारत में आरक्षण नीति के संदर्भ में। भारत में आरक्षण नीति का उद्देश्य ऐतिहासिक रूप से वंचित समूह को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से सशक्त बनाना, बिल्कुल सही है। कोई भी राज्य 50% से अधिक आरक्षण बिना किसी कानूनी या न्यायिक समीक्षा के बढ़ा सकते, बिल्कुल गलत है ये। सेकेंड गलत हो गया तो हमारा आंसर आ चुका है ऑलरेडी। फिर भी तीसरा पढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि 50% अधिक आरक्षण केवल असाधारण परिस्थिति में ही न्यायोचित ठहराया जा सकता है, बिल्कुल सही है। तो असाधारण स्थिति ईडब्ल्यूएस का रहा होगा, इस कारण से उसे पास कर दिया गया। कोई भी राज्य सरकार 50% से अधिक आरक्षण बिना न्यायिक समीक्षा के नहीं बढ़ा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी केस में 50% की सीमा तय की थी, ये सेकंड स्टेटमेंट इसीलिए गलत था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में संवैधानिक प्रावधानों और जाति आधारित जनगणना के विषय में आपको विचार करना है। अनुच्छेद 340 जो है राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की स्थिति की जांच करने के लिए आयोग नियुक्त करने की शक्ति देता है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 16(4) के तहत सरकारी नौकरी में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है, ये भी सही है। सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना 2011 1951 के बाद पहली बार 1931 के बाद आधिकारिक जाति जनगणना थी। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाता है, तो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड सही हो जाता है। थर्ड जो है 1951 के बाद नहीं बल्कि 1931 के बाद पहली जाति आधारित जनगणना थी, है 2011 की। अगला टीबी कार्यक्रम के बारे में हम लोग जानते हैं, डेयर टू एरा डी टीबी कार्यक्रम के विषय में आपको विचार करना है। यह भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा शुरू किया गया कार्यक्रम है, जिसका लक्ष्य 2025 तक भारत से टीबी को समाप्त करना, बिल्कुल सही है। यह कार्यक्रम केवल प्रारंभिक जांच और दवा प्रतिरोध प्रबंधन नहीं करती, सीक्वेंसिंग, जीन सीक्वेंसिंग भी करती है और बहुत सारे काम करती है। यह नई वैक्सीन और रोकथाम वैक्सीन बनाती है, रोकथाम रणनीतियों के विकास के साथ साथ उपचार में भी सुधार का लक्ष्य रखता है, ये भी सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड सही है, सेकेंड हमारा गलत है।
गलत क्यों है? यह केवल प्रारंभिक जांच और दवा प्रतिरोध प्रबंधन नहीं करती, बल्कि वैक्सीन विकास और रोकथाम रणनीतियों को भी इसके तहत शामिल किया गया है। इस प्रकार आज का जो हमारा न्यूज़ एनालिसिस और PYQ to MCQ यहीं समाप्त होता है। आपको यह पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करें। बाकी आप हमारे न्यूज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमेशा ये मिलता रहे। मिलते हैं कल विशेष सत्र के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।